दोनों की कंपैरिजन अगर हम करें कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य क्या है, तो राज्यपाल से कंपैरिजन मैं करूंगी लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो राज्यपाल की वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, तो मैंने कहा था कि कार्यकारी शक्ति में रटना ही नहीं है। पहला पॉइंट तो वही आ जाएगा कि जितने भी यहाँ पर काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, मतलब शासन संबंधी जो सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, तो ये उसकी कार्यकारी शक्ति है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो भी नियुक्ति करता है वो क्या है, इसकी कार्यकारी शक्ति है। जैसे देखिए शासन संबंधी तो राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वेतन निर्धारण करता है, कैग, राज्यपाल, यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट है वो किस में आते हैं, कार्यकारी शक्ति में। वही रटना नहीं है विधायी, मतलब कुछ तो कानून जैसा चल रहा है। जैसे आर्टिकल 174 में राज्यपाल क्या करता था, सत्र आहूत करता था, है ना, सत्रावसान करता था, वैसे ही सेम प्रोसेस है। राष्ट्रपति जो होगा वो क्या करेगा, संसद के सत्रों को आहूत मतलब बुलाना और सत्रावसान करना मतलब समाप्त करना। उसी प्रकार लोकसभा को भंग भी कर सकता है, बिल्कुल खुद से नहीं करता है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर करेगा, लेकिन कर सकता है। संयुक्त बैठक मतलब मान लीजिए किसी बिल में क्या हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिल को लेकर संसद के सदन में, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आर्टिकल 108 के तहत क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। फिर क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्रत्येक नए चुनाव जो होंगे और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र जो होगा उसमें क्या करता है, संबोधन करता है। और आप सभी को पता है कि राज्यसभा में जो है सदस्यों का मनोनयन करता था, हालांकि अभी जो है उसको निश्चित कर दिया गया है। वही सारे पॉइंट एक बार देख सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन करके आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। वित्तीय शक्तियां क्या होंगी, जैसे राज्यपाल के संदर्भ में मैंने कहा था कि वित्त विधेयक जो होगा मतलब धन विधेयक, वित्त विधेयक अलग हो गया, धन विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है, पहली बात। केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, दूसरी बात। तो ये इसकी कौन सी है, तो इसकी वित्तीय शक्तियां हो गई। बजट संसद के समक्ष रखेगा, मतलब पैसे की बात हो रही है तो वित्तीय हो गई। अनुदान की बात मतलब पैसा की बात हो रही है, तो ये भी अनुदान भी राष्ट्रपति की सिफारिश से। राज्य स्तर पर होता तो राज्यपाल हो जाएगा, रटना ही नहीं है। आकस्मिक निधि से भुगतान की व्यवस्था, मतलब आफ्टर ऑल हम ये कह रहे हैं कि सारा जो पैसे का मामला है ये उसकी कौन सी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां कौन सी होंगी, तो मैंने कहा कि देखो न्याय से रिलेटेड है। पहली बात तो न्याय का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पास जो है पूर्णतः किसी भी व्यक्ति को क्षमादान करने की भी शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा जैसे लघुकरण की शक्ति है ना, पूर्णतः क्षमादान की शक्ति है, प्रविलंबन की है, तो ये जो है आपकी क्या है, इसके पास क्षमादान की शक्तियां हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये इसकी न्यायिक शक्तियां हैं। उच्चतम न्यायालय से किसी तथ्य पर सलाह ले सकता है, बिल्कुल, ये आर्टिकल 143 में है। किसी अपराध को दोष सिद्धि होने पर क्षमादान दे सकता है, ये इसकी न्यायिक शक्ति है। उत्कर्ष की जो बुकशाला है 90% इस पे सभी पे क्या है, डिस्काउंट है। आपातकालीन शक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति आपातकाल आर्टिकल 352 है, राष्ट्रपति शासन 356 है। अभी हाल ही में लगा है कहां पर, मणिपुर में, क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगा है। ध्यान रखेंगे मणिपुर में जो है 11वीं बार लगा है और यूपी में जो है अब तक कितनी बार, 10 बार, मतलब सबसे ज्यादा पूछ ले तो मणिपुर हो जाएगा और पहली बार पूछ ले तो ध्यान रखेंगे कहां पर लगा था, पंजाब है। चलो, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 367 में है, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ये भी ध्यान रखेंगे। सैन्य शक्ति क्या होगी भाई, जो यहाँ पर तीनों ही जल सेना, थल सेना, नभ सेना जो है, इनका क्या होता है, ये सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध के प्रारंभ मतलब युद्ध प्रारंभ होगा और समाप्ति होगी उसकी घोषणा भी करता है। सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी जो है यही करता है। वीटो शक्ति क्या है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई विधेयक, आप सभी बच्चों को पता है कि कोई भी विधेयक जो है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बिल होता है। अगर ये बिल जो है संसद के दोनों सदनों से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो पारित होने के बाद ये बिल जो है कहां पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, अधिनियम यानी कि एक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर ये साइन नहीं करता है तो ये बिल के नाम से ही संबोधित होगा हमेशा।
अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है, तो इसके पास राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, कौन कौन से? रटना ही नहीं है, या तो स्वीकृति दे देगा, या फिर सुरक्षित रख सकता है, भैया अपने पास नहीं देनी मनमर्जी है, या फिर विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया यहाँ पर जो धन विधेयक होता है वो उसकी क्या, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही तो पेश किया जाता है। जब पहले ही अनुमति दे दी फिर दोबारा क्यों यहाँ पर देनी है? तो बस इसीलिए। वीटो शक्तियां देखो, वीटो शक्तियों की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति जो है ना, अंत्यातिक वीटो। मैम ये क्या होती है? इसका मतलब है कि कोई विधेयक पारित, मतलब जो पारित विधेयक है राष्ट्रपति के पास आया तो इसने क्या किया, अपने पास सुरक्षित रख लिया और इस पर क्या है, सहमति नहीं दी। इसी को हम बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो, ये कह रहे हैं मान लीजिए जो पारित विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास आया तो इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति केवल एक बार ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये निलंबनकारी है। पॉकेट वीटो, ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान हो तो ज्ञानी जेल सिंह ने इसका यूज किया था। पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लिया, कोई उस पर सहमति नहीं दी, तो विधेयक को न सहमति देता है, न अस्वीकृत करता है, न ही लौटाता है, परंतु अनिश्चित काल के लिए क्या है, बिल्कुल लंबित कर देता है। इसका मतलब ये कौन सी होती है? पॉकेट वीटो होती है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि आत्यांतिक वीटो जो है इसका कितनी बार, तो आपने कहा मैम 2 बार यूज किया गया है। ध्यान रखने वाली बात है, एक तो जो पेप्सू था, है ना, पेप्सू, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। राज्य के विनियोग विधेयक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रोका था 1954 में, और 1991 में सांसदों के वेतन भत्तों से संबंधित जो है कौन से, डॉक्टर आर वेंकट रमन ने भी यहाँ पर रोका था। और ध्यान रखेंगे पॉकेट वीटो की बात करेंगे तो मैंने अभी कहा 1986 में कौन, जेल सिंह के द्वारा डाक विधेयक के संदर्भ में जो है एक बार इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि राज्य विधायिका पर वीटो शक्ति है क्या, तो आपको मैंने एक दिन बताया था, ध्यान हो तो, अगर आपने राज्यपाल वाली वीडियो देखी हो तो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा क्या है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात रखा जाता है, और ये कहाँ पर उल्लेखित है, तो आर्टिकल 200 में, कहाँ पर, आर्टिकल 200 में उल्लेख किया गया है। क्या क्या विकल्प होते हैं, तो ध्यान रखेंगे, विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यहाँ पर नोट और है, क्या इंपॉर्टेंट है, यदि राज्य विधायिका विधेयक को संशोधन की या बिना संशोधन की वापस भेजती है तब भी राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों में अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है, मतलब ना वापस कर सकता है ना ही अस्वीकार। मतलब ये जो ऊपर वाली बात है कि सहमति के लिए बाध्य नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन कर सकता है या नहीं कर सकता है। आगे यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें हम लोग कि अध्यादेश संबंधी शक्तियां, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 123 जो है वो यहाँ पर बात करता है कि भैया मान लीजिए, है ना, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है या फिर कोई एक सदन का कोई एक जो है सदन काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है, मतलब कोई एक कानून बनाया जाता है जो कि अस्थायी प्रकृति का होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे परंतु इनका प्रभाव जो होता है जैसे संसद कानून बनाती है वैसे ही होता है। जारी करने की परिस्थितियां क्या है भाई, मैंने कहा कि संसद का कोई एक सदन या दोनों ही सदन नहीं चल रहे हो तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है, या फिर किसी स्थिति में मतलब तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति यहाँ पर जो है इसका यूज कर सकता है। मैं एक बात बताऊं इसकी अवधि क्या होगी, तो मैंने कहा कि संसद के दोनों सदनों के, है ना, दोनों सत्र के पुनः आरंभ होने के बाद जो है 6 सप्ताह तक जो है अध्यादेश क्या होगा, जारी रह सकता है, उसके पश्चात क्या हो जाएगा, समाप्त यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए ये कह रहे हैं कि यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग तिथि में, मतलब अलग अलग डेट में, जैसे मान लीजिए एक ने तो भैया 6 तारीख को, एक ने जो है 12 तारीख को, है ना, ऐसे, तो ये कह रहे हैं अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाए जाते हैं तो 6 सप्ताह बाद वाली जो बैठक से क्या है गिने जाएंगे, मतलब लास्ट बैठक जो होगी वहां से 6 सप्ताह गिने जाएंगे। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है वो कितनी हो सकती है, 6 माह हो सकती है, और क्या हो सकती है, 6 सप्ताह हो सकती है। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, है ना, राज्यपाल के मामले में जो है वो 6 सप्ताह ही होती है। अध्यादेश की विशेषताएं क्या क्या है, अस्थायी कानून है, बिल्कुल है, संसदीय कानूनों की भांति ही प्रभावी होता है, ध्यान रखेंगे, पीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी किया जाता है, पिछली तिथि से भी प्रभावी किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट जो है हालांकि थोड़े से मेंस के हिसाब से भी आप लोग इनको देख सकते हैं, बाकी एक बार रीड आउट कर लेना, है ना, बहुत ज्यादा कोई ऐसा इसमें खास है नहीं।
इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने अध्यादेश जारी किया है राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति की संतुष्टि को जो है न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये ध्यान रखेंगे, क्या दी जा सकती है या नहीं, तो आप कहेंगे मैम बिल्कुल दी जा सकती है, मतलब इसको जो है न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। DS बादवा मामला आया था 1987 में। इसमें क्या हुआ था कि अध्यादेश की भाषा में परिवर्तन किए बिना तथा विधानसभा में विधेयक को पारित करने का प्रयास न करके जो है पुनः प्रकाशन करना क्या है, संविधान का उल्लंघन है। तो ये मामला इससे जुड़ा हुआ था। आर्टिकल 72 बच्चे को पता है कि मैम यहाँ पर आर्टिकल 72 जो है वो क्या है, क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करता है राष्ट्रपति की। संघीय विधि के विरुद्ध सैन्य न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के मामले में ये क्या कर सकता है, ये जो है क्षमादान कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये होती है बेसिकली 5 प्रकार की इसको क्षमादान शक्तियां प्राप्त। कौन कौन सी? क्षमा का मतलब है पूर्णतः क्या कर सकता है, पूर्णतः यहाँ पर जो है माफ कर सकता है। ठीक है मैम। लघुकरण क्या होता है? लघुकरण कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर दंड का जो स्वरूप है उसको चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया था तो उसको साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा, ये लघुकरण होता है। प्रविलंबन, ये क्या कह रहे हैं कि देखिए दंड पर अस्थायी रोक लगा देना, मतलब मान लीजिए अस्थायी रोक लगा दी। कैसे? मान लीजिए राष्ट्रपति भाई नहीं है, अभी कहीं गए हुए, तो इस पर थोड़े टाइम के लिए क्या है, रोक लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी को मृत्युदंड के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी, देखिए मुझे जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाए, ऐसी स्थिति में। परिहार में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्रकृति चेंज नहीं कर सकते, केवल दंड की अवधि जो होगी उसी में परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। विराम का मतलब क्या है कि कोई विशेष परिस्थिति आ गई, जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है, तो ऐसी स्थिति में, शबनम वाला केस आपने सुना होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, इसको जो है थोड़ा सा अवधि और स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर विराम है। आगे देखिए कि व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति किसकी, मतलब हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सब कुछ भैया कुछ नहीं करता खुद से, मंत्रिमंडल की परामर्श से करता है। और ध्यान रखना राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब पहली याचिका, जैसे मान लीजिए मुझे मृत्युदंड मिला, मैंने एप्लीकेशन लगाई राष्ट्रपति जी मोदी को, उन्होंने कैंसिल कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा लगा सकती हूँ। ध्यान रखना पहली याचिका अगर रद्द कर दी गई है तो दूसरी याचिका जो है दायर नहीं की जा सकती है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति जो है अपने आदेश का कारण बताने के लिए कोई बाध्य नहीं है कि बताना पड़ेगा उनको। राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश प्राप्त करने की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। अब दोनों के कंपैरिजन में जो है क्या है, क्षमादान शक्तियों में अंतर है। क्या क्या हो सकता है, देखिए सैन्य न्यायालय के द्वारा, उस दिन भी मैंने बताई थी। पहली बात तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 हो जाएगा, राज्यपाल को जो है आर्टिकल 161 में क्या है, क्षमादान की शक्तियां जो है यहाँ पर प्राप्त है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये सैन्य मामलों में भी क्षमा कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये नहीं कर सकता। बाकी सारे जो है क्या है, सारे के सारे जो है सेम है, क्षमादान की शक्तियां दोनों की। यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा सा देख लीजिए, विवेकाधीन शक्तियां क्या है। ये कह रहे हैं कि भैया देखो, वैसे तो कोई संवैधानिक यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु फिर भी कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर राष्ट्रपति स्वविवेक से अपना कार्य कर सकता है। मैम जैसे मान लीजिए लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, या फिर कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं मिला है, तो प्रधानमंत्री की क्या कर सकता है, नियुक्ति यहाँ पर कर सकता है। मान लीजिए सदन में कोई विश्वास सम्मत न होने पर क्या कर सकता है, मंत्रिमंडल को विघटित यहाँ पर कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है तो वो क्या कर सकता है, लोकसभा का भी विघटन कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपके राष्ट्रपति से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट तथ्य। और इसी के साथ ही मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगी जितने भी राष्ट्रपति हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आजकल क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, तो यहाँ पर सीक्वेंस यानी कि क्रम भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है इस पर डिस्कस करूंगी। तो ऐसे ही नई यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।